ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी विधा पे बात करना चाह रहे हैं जो आम चर्चा में कभी रहती नहीं है। अगर हम बात करें फिल्म और टीवी सीरियल वेब सीरीज के मुतल्लिक, तो एक ऐसी विधा जो एक स्वरूप देती है इन फिल्मों को, टीवी सीरियल्स को, वेब सीरीज हो, वेब फिल्म हो। अगर वो ना हो, वो विधा ना हो, तो शायद जैसे कोई देह होती है, शरीर होता है, उसमें अगर आत्मा ना हो तो वो शरीर मृत शरीर के समान होता है। कुछ ऐसा ही एक विधा है फिल्म, टीवी और वेब फिल्मों से संबंधित, जिसे हम एडिटिंग या एडिटर कहते हैं। अगर एडिटिंग ना हो, एडिटर ना हो, तो आज जिस स्वरूप में हम ये सब देख रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, फिल्म हो, वो स्वरूप शायद नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत सारे रशेज होते हैं, बहुत सारी शूटिंग होती है, लेकिन एक एडिटर उसे जो अंजाम तक पहुंचाता है, वो तभी निखर के आती है कोई फिल्म या टीवी सीरियल। आज हमारे साथ एक ऐसे ही फिल्म, टीवी सीरियल, वेब फिल्म और बहुत सारे एड्स, फिल्मों से रिलेटेड सुपरस्टार एडिटर आज हमारे निवेदन पर, 24 न्यूज़ चैनल के निवेदन पर जोधपुर प्रवास पर आए हुए थे, लेकिन उनके कुछ पल हमने यहाँ चुरा लिए हैं। बहरहाल, अगर हम चर्चा करें उनके कंट्रीब्यूशन की फिल्मों में, तो बहुत सारे नाम जो हमने सुने हैं। एसोसिएट एडिटर के रूप में वर्ष 2019 में द फाइनल कॉल, Contact ATS. ATS? Anti-terrorist squad. It's your lack of experience. जानती क्या हैं आप about handling lives at risk? There is a reason why it's called the world's most stressful profession. Even at 1% risk, lakhs of lives are at stake. 2019 में ही टीवी सीरीज लिटिल थिंग्स, क्या हुआ है? सुन काव्या, I don't have the time to chill with you. And I'd fall down to your side, and you catch me every time. 2020 में ए सिंपल मर्डर एसोसिएट एडिटर के रूप में। कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। उफ़। कुछ मिला? सर ओह, ये यहाँ क्यों बनाया है? वहाँ भी बना सकते थे। मैं 3 तक काउंट करूंगा, जैसे 3 बोलूं तो भागना है, ठीक है? और इसके साथ ही फायर इन द माउंटेन्स 2021 में एसोसिएट एडिटर के रूप में। ये लीजिए। साथ ही लव हॉस्टल 2022 में एसोसिएट एडिटर के रूप में। खुदा ने श्री किशन जी को बाटी खाते पकड़ा तो किशन जी साफ मुकर गए। माँ यशोदा ने बोला, छुट्टे मुंह खोल। जैसे किशन जी ने मुंह खोला,
यशोदा ने क्या देखा? ब्रह्मांड। और 2022 में डार्लिंग्स का एसोसिएट एडिटर के रूप में उन्होंने काम किया है। हमजा कभी से गायब हो? परसों। कल से या परसों से? कल और परसों के बीच में से साहब। ना 2 दिन पहले काम पे गया था। कभी कभार ठीक है सर, लेकिन ये रोज तो मत करवाओ। टीसी है। लेकिन वापस ही नहीं आया। एज ए एडिटर लाहौर कॉन्फिडेंशियल वर्ष 2021 में और हर उस इंसान से जो इस खेल में शामिल है। शुक्र है कि कुफ्र होगा वो नहीं जो मैं करूं, कि इश्क में और जंग में। बावरी छोरी 2021 में क्या बहुत सी लगा। बैग ले ले। किसी ने कह दिया कि तेरे हस्बैंड को मिलने लंदन आ जा, वहाँ मिल जाएगा तुझे, और तू आ गई। इससे बड़ा जुआ क्या है? शादी के कुछ महीनों बाद वो लंदन भागा है। काठमांडू कनेक्शन 2021 में एज ए फिल्म एडिटर एक एपिसोड आपने किया है। कौशिक और द्वारका हत्याकांड की तरह ये भी आपकी लापरवाही समझी है? अरोड़ा के फोन रिकॉर्ड्स और ये शिवानी भटनागर के फोन रिकॉर्ड्स, ये सारे सेम कंट्री कोड हैं, काठमांडू से। मैं शिवानी भटनागर और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। और 6 एपिसोड टीवी सीरीज 2022 के लिए रंगबाज डर की राजनीति के लिए आपने एडिटिंग का काम किया है। 20 साल 34 केस और एक भी ऐसा चार्जशीट नहीं बना जो डायरेक्टली शाली बेग को प्रिंट पॉइंट करता है। जितना हम उसको जानते हैं शायद ही कोई और जानता होगा। कबूल है। कोई भी जरूरत होगी हमको याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो उन्होंने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, और साथ ही एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एशियन फिल्म एकेडमी जो बुशान में है, वहाँ हमारे भारत से केवल 2 व्यक्तियों को फेलोशिप मिली, उनमें वो एक हैं हमारे साथ। और ख़ास बात यह है कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जो फिल्म बनाई, उस फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। आज हमें खुशी है कि हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं हमारे जोधपुर, जिनकी कर्मभूमि भी रही है, जन्मभूमि तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जोधपुर से उनका नाता बड़ा गहरा है। ऐसे हमारे स्टार एडिटर हमारे साथ हैं निखिल परिहार। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमें खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में आज छोटे से निवेदन पर आपने आना स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अभिनंदन। निखिल जी, हम अगर बात करें तो सबसे पहले जोधपुर से आपका क्या नाता है और आपकी जन्मभूमि क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप बताएं। पहले तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपका बेहद तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू। और चैनल का भी, चैनल 24 का भी बहुत शुक्रिया कहता हूँ जी। और दूसरा 1-2 जो आपने मेरे को इतने नवाजा है, वो मैं बहुत छोटा हूँ उस चीज़ के लिए, बट ये आपका बड़प्पन है और आप डाउन टू अर्थ हैं। तो जोधपुर से ही, मैं जोधपुर में ही पैदा हूँ, जोधपुर में ही बड़ा हूँ, मेरा पूरा परिवार जोधपुर में है। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। जोधपुर से स्कूलिंग हुआ है। जी। जोधपुर से स्कूलिंग के बाद, जोधपुर में ही स्कूलिंग के दौरान ही मैं थिएटर में थोड़ा इंटरेस्ट जरूर था। अच्छा अच्छा। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि मैंने अब 9 साल की उम्र के अंदर बाल हंस, जो राजस्थान पत्रिका का ही है, जी, जी। उनका एक कंपटीशन हुआ था। वो 9 साल की उम्र के अंदर मेरे को सांत्वना पुरस्कार मिला था एक कहानी लिखने के लिए। वाह। तो बाल हंस में मेरी कहानी भी छपी थी, पर मैं पढ़ाई में भी होशियार था। तो लग रहा है। तो इंजीनियरिंग जो सेफ फील्ड होता है सबसे ज़्यादा, उसमें मैंने शुरू किया पढ़ना, और जी। मेरा आईआईटी में भी सिलेक्ट हुआ था। और बढ़िया। साथ साथ में AAA के थ्रू दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली में जो है कॉलेज, उसमें भी हुआ। मल्टी टैलेंटेड रहे हैं आप शुरू से। शुक्रिया। बट मतलब जुनून रहता है मुझे जनरली, जो भी काम शुरू करता हूँ तो मैं उसमें बस लग जाता हूँ वैसा। तो इंजीनियरिंग करने दिल्ली गए जी। और उधर से फिर वहाँ पे फिल्म का कह सकते हैं रोग चढ़ा।
पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि निखिल जी, अक्सर हमने देखा है कि लोग जो अक्सर चर्चा करते हैं या तो प्रोडक्शन की, डायरेक्शन की, एक्टिंग, सिंगिंग, लिरिक्स के फील्ड में, या इस तरह की चर्चाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक एडिटिंग जो एक बिल्कुल अलग से विधा है, आपको इस विधा ने कैसे अट्रैक्ट किया? उसके लिए मैं थोड़ा सा वैसे समझे अगर जी, कि फिल्म जो है उसके अंदर जो बहुत से डिपार्टमेंट जो आपने बोले, जैसे अभिनेता, एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया जी। तो अभिनेता एक्टिंग जो है वो डायरेक्ट जो थिएटर जी जो सालों की कला विधि है उससे आता है जी। सिनेमेटोग्राफी जो है वो फोटोग्राफी या फिर कह दो आप पेंटिंग से आती है जी। एडिटिंग अपने आप में फिल्म आने के बाद ओरिजिनल आर्ट फॉर्म है फिल्म का जी जी। जब पहली बार फिल्म रोल पे चीज़ें छपी, उनको जोड़ा गया फिर तब एडिटिंग चला, तो इसलिए वो 100-125 साल का ही से ज़्यादा पुराना एडिटिंग कला है नहीं। तो उसमें मुझे क्यों अट्रैक्ट किया कि जब मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू किया कि मुझे क्या करना है, फिल्म तो करना है पर फिल्म में क्या करना है, तो मुझे ये था कि फिल्म को समझने का एक ही ज़रिया हो सकता है अगर अच्छे से आपको समझना है तो वो एडिटिंग ही है। तो कैसे आपका जो शुरू कैसे हुआ ये सफ़र, पहली प्रेरणा कैसे मिली और इस जो दुनिया है इसमें आपने प्रवेश कैसे किया? ये भी इंजीनियरिंग के दौरान ही हमने एक 72 मिनट्स का फिल्म बनाया था, फीचर फिल्म जी। उसमें इनफैक्ट जो कास्ट थी अभी है, जो अभी काफ़ी पॉपुलर पंजाबी आर्टिस्ट हैं सरगुन मेहता जी, वो हमारे उस समय पे लीड में थी। उससे वो फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया था। वाह। तो वहाँ से पर वो इंजीनियरिंग डेज में जो एक कहते हैं कि कॉलेज डेज की जो मस्ती वो था, बट वो करते हुए फिल्म के और जाना आपको लगा कि मैं इसमें हाँ मतलब मुझे को उसने काफ़ी अट्रैक्ट किया। वो अट्रैक्शन एग्जैक्टली क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया, आज तक नहीं आया, पर ऐसा था कि जब मैं वो करता था तो मैं अपनी धुन में खो जाता था। क्या उसकी थीम थी और वो क्या थीम आपने सेलेक्ट की या आपने ही लिखा उसको? वो कहानी है एंटन चेखोव की द बेड, जो हम सीबीएसई की 10th क्लास की बुक्स में पढ़ते हैं जी जी। उसको हमने हिंदी में अडेप्ट करके अपने तरीके से कहानी लिखा था जी। उसका मेन पॉइंट उस कहानी को चूज करने का यही था कि वो हमने सोचा था कि वो एक कमरे में कहानी हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि कहानी का सार यही था कि ना एक आदमी दूसरे को क्या था कि इतने काफ़ी पैसे ले लो पर आप एक कमरे में रहो जी, सॉलिटरी कन्फाइंड, किसी से आप मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो वो कहानी हमको ऐसा लगा कि हम इजीली कर लेंगे और जब करते करते हमें समझ में आया कि 10 साल एक ही कमरे को दिखाना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। तो वो समझ में आ गया फिर वो तो एक तरह से मोनो, जो अगर हम याद करें सुनील दत्त साहब की यादें, इस तरह की फिल्म हो गई वो। बहरहाल चूँकि आपने स्क्रिप्टिंग भी को साथ में जिया है, पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि अपने जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने एडिटिंग का कोर्स किया, सत्यजीत रे का कोलकाता आई थिंक, उसका सफ़र क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे उसमें आपने प्रवेश लिया और क्या आगे? तो इंजीनियरिंग के बाद ही लग गया था कि कुछ तो ये करना है, बट फिर जॉब लग गई जी, सेफ जॉब, अच्छा जॉब तो वो छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो पर वो डिसीजन लेते लेते 1 साल बीत गया। तो हिंदुस्तान में 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू 2 ही कॉलेज, एक तो FTI पुणे और दूसरा SRFTI कोलकाता। तो उस जिस साल मैं अप्लाई कर रहा था उस साल FTI के अंदर स्ट्राइक हुआ था, आपको याद होगा, गजेंद्र चौहान काफ़ी कुछ बिल्कुल अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो उस समय पे SRFTI का मैंने एग्ज़ाम दिया और SRFTI में मेरा एडिटिंग के थ्रू सिलेक्शन हुआ। पर तब तक भी मैं कह सकता हूँ कि एडिटिंग क्या होता है एग्जैक्टली वो नहीं पता था। वो धीरे धीरे समय के साथ ही पता चलता है कि एडिटिंग क्या है। और आज भी अगर आप कह दो मुझे कि समझाएं अगर हमें एडिटिंग, तो काफ़ी मुश्किल होगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट व्यवहारिक तौर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं ना आप इसलिए। थियोरेटिकल उसका एक अलग होता है, हर चीज़ का थियोरेटिकल है, इंजीनियरिंग का भी थियोरेटिकल पार्ट होता है। और दूसरा आपको जो ये एशिया में हमने सुना है कि 2 ही लोगों को फेलोशिप मिली है और आपके मेंटर भी वहाँ पर है भूषान में जी।
वो काफ़ी वो मेरे लाइफ के लिए काफ़ी लर्निंग से कह दो या एक्सपीरियंस में कह दो, काफ़ी यूनिक था, बहुत ही खूबसूरत था एक तरह से जी। तो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल होता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है। उसकी एक वर्कशॉप होती है 15 डेज समथिंग की। उनका ये सिलेक्शन प्रोसीजर पहले तो वो भी अपने आप में यूनिक है। पहले तो वो एक टेस्ट होता है, उसके बाद में एक इंटरव्यू होता है जी। उसके बाद में फिर एक हमको कहानी लिखने को भी कहा जाता है। वो कहानी से सेलेक्ट होती है कहानी, फिर जाके कुछ 10 टोटल 20 लोगों का टीम बनता है। 10 एक टीम में, 10 दूसरी टीम में। हर टीम में एक एडिटर होता है, तो टोटल अब एशिया से 2 एडिटर सेलेक्ट होते हैं। फिर वहाँ जाके हमको एक फिल्म बनाना होता है। जो कहानी हमने सबने लिखी होती है उसमें से एक कहानी फिर उसमें से सेलेक्ट होती है। उस कहानी के ऊपर ए टीम एक फिल्म बनाती है, बी टीम दूसरी फिल्म बनाती है, और वो फिल्म फिर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन भी होती है। तो बाकायदा हमको रेड कारपेट पे चलने का मौका मिलता है। और उस समय किस्मत ऐसी थी अच्छी कि शॉपलिफ्टर करके फिल्म है जो कांस के अंदर पामेदा और मिला, जिनको हिराकाजु कोरिदा, वो हमारे मेंटर थे। वो ओवरऑल मेंटर थे। और एडिटिंग के अलग से मेंटर है स्टीफन करके, जो कि ट्रेन टू बुसान, जो काफ़ी प्रचलित फिल्म है, आज भी आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे भी। इनफैक्ट उनका जो असिस्टेंट थे, उनके असिस्टेंट ने पैरासाइट जो फिल्म आई वो एडिट किया। वाह। तो काफ़ी किस्मत मेरी अच्छी थी। बहुत बढ़िया आपने, और किस्मत के साथ साथ आपने एक जो बात आपने अभी काफ़ी बार चर्चा की है, स्क्रिप्टिंग की, स्टोरी राइटिंग की, तो क्या किसी एडिटर का ये एक बेसिक उसकी क्वालिफिकेशन में आता है कि उसको लिखना भी आना चाहिए कोई कहानी, या संजोग से आपको ही आता था? नहीं, लिखना आ जाएगा। अगर आप एडिटर बन रहे हैं तो आप दूसरे राइटर हो जाते हैं। क्योंकि कहानी, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। आपको मैं 3 लाइंस बोलूँगा, वो 3 इमेजेस इमेजिन करना। जी। पहला इमेज है चार्ली चैपलिन सड़क पे चल रहा है। राइट, बहुत बढ़िया। दूसरा इमेज है एक केले का छिलका। राइट। तीसरा इमेज है चार्ली चैपलिन स्लिप हो गया। वाह। ये एक कहानी है। अब मैं इसको बदलता हूँ। चार्ली चैपलिन सड़क पे चल रहा है, चार्ली चैपलिन स्लिप हो गया, वाह, और केले का छिलका। ये 3 शॉट्स को आप चेंज करोगे तो अलग हो गया। अभी चलते चलते स्लिप होगा तो हमारे को कॉमेडी आएगा, हम हंसेंगे। फिर केले को छिलके को देखेंगे तो अच्छा, केले के छिलके की वजह से स्लिप हुआ। और अगर वैसे देखेंगे कि चल रहा था केले का छिलका, तो एज ए ऑडियंस में वेट करूँगा कि अब ये पाँव गिर लगेगा, अब स्लिप होगा। तो ये 2 अलग कहानियाँ हैं। तो 3 शॉट से आप 2 अलग कहानी बोल सकते हैं। तो हमारे को नहीं तो नहीं 50,000 शॉट्स मिलते होंगे। हाँ। तो सोचिए आपकी पूरी आपने दुनिया समझा दी चार्ली चैपलिन एग्जाम्पल से। पहले तो हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपके सचिन पाठक साहब, जिन्होंने बहुत सारा, अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की चर्चा करें तो रंगबाज के भी वो डायरेक्टर रहे 2 और 3 के, काठमांडू कनेक्शन के भी रहे, और भी उन्होंने काफ़ी लंदन फाइल्स वगैरह भी किया है। और उनके साथ आपको भी बहुत अच्छा अवसर मिला है और आपने भी बढ़िया काम किया है। तो हम सचिन पाठक साहब से बात कर लेते हैं। पाठक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने निवेदन स्वीकार किया, और हमारे साथ नितिन यहाँ पर साथ में है। क्या कहना चाहेंगे सर? हेलो गाइज, मैं सचिन पाठक। मैंने अभी हाल फिलहाल में रंगबाज सीज़न 3 यानी डर की राजनीति ये सीरीज़ डायरेक्ट की है। वो ZEE5 पे है, आप प्लीज़ देखिए उसे। और इस कहानी आपके सामने प्रेजेंट करने के पहले सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है एडिटिंग। तो बेसिकली इस एडिटिंग में हम लोग सारे सीन्स के स्ट्रक्चर यहाँ वहाँ करके, आगे पीछे करके, दर्शक कहीं भी कंफ्यूज ना हो, उसको कहीं तकलीफ ना हो देखने में, और वो स्टोरी के अंदर रुका रहे, इसका बहुत ख्याल लेते हैं। और आपके शहर में निखिल परिहार जैसे बहुत उम्दा एडिटर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस शो पे। और उनका सेंस बहुत एडिटिंग का अच्छा है, उनका म्यूज़िक का सेंस बहुत अच्छा है। ये शो में टाइमलाइन बहुत आगे पीछे जंप होती है, लेकिन फिर भी दर्शकों को उतनी तकलीफ नहीं होती देखने में, या वो नहीं कंफ्यूज होते कहाँ पे। इसका पूरा श्रेय एडिटिंग को जाता है। तो मैं निखिल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।
ये अक्सर लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है एक एडिटर की भूमिका को लेके, जबकि जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल से आपने ये सिद्ध कर दिया कि एक एडिटर क्या होता है। और वाकई अगर हम ये सोचें, जहाँ तक हमने सुना है कि एक टेबल पे दो जने बैठते हैं जो फिल्म को असली अंजाम देते हैं। एक तो स्टोरी राइटर तो अपने पेन से उसको अंजाम देता है, और एडिटर जो है वो उसके भीतर सारे होते हैं। स्टोरी राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, गीतकार भी है, संगीतकार भी है। थोड़ा सा इस सब यात्रा के बारे में हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। तो मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि एडिट टेबल पे डायरेक्टर और एडिटर की एक जुगलबंदी चलती है। वाह। वो भी अपने उसका मतलब उनका ही एक्चुअल वॉइस है, डायरेक्टर का ही क्या बात बोलनी है वो डायरेक्टर की है। हमारा कार्य ये है कि उस बात को सबसे मज़ेदार तरीके से कैसे कहा जा सकता है। तो जब हम दोनों बैठते हैं तो फिर उसमें ऑब्वियसली ऊपर नीचे और फिर नई एक कुछ चीज़ बनती है जो कि किसी भी आर्ट फॉर्म में है। जब हेल्दी डिबेट होती है उसमें क्रिएटिवली आगे चीज़ें निकलती है। जी जी। पर डायरेक्टर जो नाम भी अगर आप देखें कि स्पेसिफिक नाम है डायरेक्टर, वो डायरेक्शन देगा जी। तो उस डायरेक्शन की स्टेज पे लाने तक हमको काफ़ी कुछ पहले ही क्लियर करना पड़ता है जी। तब एक लेवल पर वो प्रोडक्ट या कह दो फिल्म आता है, उसके ऊपर ही डायरेक्टर समझ के डिस्कशन करके हो सकता है। तो उसके पहले का जो पूरा प्रक्रिया है फ्रॉम, क्योंकि अभी जैसे मतलब आप बेसिक्स शुरू से देखें तो शूट होता है कैमरे पे और आवाज़ रिकॉर्ड होती है अलग एक इंस्ट्रूमेंट पे। राइट। हर दिन अलग होता है। अब एक सीन अगर इस कमरे का एक सीन है वो आज शूट हुआ है, तो कमरे के बाहर जब वो बाहर निकल रहा है कैरेक्टर तो वो 4 दिन बाद शूट हो रहा है। तो वो इमोशन की कॉन्टिन्यूटी की, यहाँ से अगर मैं गुस्सा होके बाहर जा रहा हूँ तो मुझे अगले सीन के अंदर कैरेक्टर को गुस्सा ही दिखाना है, तो वो 1 हफ्ते बाद वो गुस्सा इस गुस्से से मैच होगा कि नहीं होगा। वाह। तो ये सब चीज़ों का ध्यान इमोशन के वाइज, रिदम के वाइज, उसका डायलॉग की जो डिलीवरी है वो आज हो सकता है कि तेज़ है, उन सब में एक रिदम को सेट करना ज़रूरी है। वो एक उसको एक वो आप जो आपने कहा कि वो देह तो होता है उसमें जान फूकनी होती है, वो एडिटर का कार्य। तो जैसे कई बार हेल्दी डिस्कशन भी होता है डायरेक्टर से, या वो जो कहना चाहते हैं, हो सकता है एडिटिंग की आपका जो एक व्यू है उसकी दृष्टि से आपको वो अपील नहीं कर रहा है, तो क्या आप अपनी बात रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। और मतलब जैसे वो भी समझते हैं कि ये जो बता स्पेसिफिक काम है जो हम कहना चाह रहे हैं, हमारा पहला करते हुए वो भी समझते हैं कि आपकी बात को ही बोलना चाह रहे हैं हम पर उसको ऐसे बोलेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज यही है। मतलब कैसे अब आपको मैं समझाऊं, बट तो वह सीन टू सीन एडिट करना पड़ता है या सारे रशेज एक बार इकट्ठे हो जाएं, तो क्या मतलब इसकी प्रोसेस क्या रहती है? तो अभी जैसे OTT के स्पेशली आने के बाद से काफ़ी फास्ट सब कुछ हो रहा है, डिमांड का भी बहुत ज़्यादा है हर चैनल को। यानी तीनों विधाओं में अलग अलग प्रक्रिया है, फिल्म की अलग है, टीवी सीरियल की अलग है, OTT की अलग है। बिल्कुल अलग है। मतलब टीवी सीरियल का तो मुझे ज्ञान नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। मैंने फिल्म और वेब सीरीज किया है। तो वेब जैसे कुछ एड्स भी आपने किए। तो फिल्म जो है डार्लिंग्स, तो वो 1 साल चला है फिल्म। वाह। और रंगबाज वो 7 महीने चला। तो ये 7 महीने में मैंने 3.25 घंटे का आउटपुट आया है और डार्लिंग्स 2 घंटे का है। तो फ़र्क ये हो जाता है कि टाइम जो 2-3 महीने एक्स्ट्रा सो क्रंच करके करना, तो उस लिहाज से जिस दिन शूट होता है उसी शाम तक वो सीन्स रफ, प्रॉपर नहीं पर रफ एडिट हो जाने चाहिए। हाँ, उससे थोड़ा सा सहज हो जाता होगा काम, ताकि डायरेक्टर को भी वो सीन दिख जाता है। तो अगले दिन जब वो जाता है तो उसके माइंड में वो सीन दिखता है उसे, उसके आगे अगर कुछ रिफाइंड करना हो तो जैसे डायरेक्टर और आपकी जुगलबंदी तो है ही, लेकिन हमें ये क्यूरियोसिटी है कि क्या जैसे एक्ट्रेस भी हैं, हीरो है, हीरोइन है, या और वो भी एडिटिंग टेबल पे आते हैं या अपना कोई सजेशन देते हैं, ऐसा होता है क्या?
सारे सजेशंस वेलकम है। इनफैक्ट जैसे बट वो आते हैं। जैसे रंगबाज के अंदर विनीत सर आए थे और उनके इनफैक्ट जब उनके साथ बैठे बैठे ही जो फाइनल में क्लाइमेक्स में जो सॉन्ग है, अगर आप रंगबाज देखेंगे तो एंड के अंदर एक सॉन्ग है तो वो विनीत सर ने ही लिखा है। तो वो उसी डिस्कशन में उसी माहौल में समझते हुए, होता ही है कि चीज़ें कैसे होती ये नहीं पता चलता, बस हो जाती है। तो वो उस समय पे उनके हाथ दिमाग में जो आया, उन्होंने एक गाना लिखा और वो गाना एकदम क्लाइमेक्स के ऊपर वो सेट होता है। तो उनके सबके फीडबैक्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आते हैं। अब ये जरूर होता है हमारा कि कौन से फीडबैक लेने हैं और कौन से नहीं लेने। फाइनल डिसीजनरी आके डायरेक्टर करते हैं कि डायरेक्टर के साथ में एडिटर, मतलब एक जी एडिटेबल पे बैलेंस रहता है और वो धीरे धीरे काम करते करते अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो वो नेचुरल हो जाता है। ऐसा कुछ फोर्स नहीं होता है या फिर कोई अपना पॉइंट आगे प्रूव करना चाहे, ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिकली कला ही जो आर्ट फॉर्म है वो ही डिक्टेट करता है। फिल्म खुद डिक्टेट करने लगती है कि मुझे ऐसा बनाओ। और फिर एक अभ्यास निरंतर मुसलसल जो काम आप कर रहे हैं वो भी एक रिफ्लेक्ट करता है। एक सवाल तो जो ऑटोमेटिक खारिज होता है आपसे पूछा जाना चाहिए, बट जब आपके पापा मम्मी वाइफ सभी आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो सवाल बनता ही नहीं है कि आपको फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है। तो हमारे साथ आपके पापा रिस्पेक्टेड नारायण प्रकाश जी परिहार साहब, आपकी मम्मी यशोदा परिहार और आपकी श्रीमती ममता परिहार, ये तीनों हमारे साथ जुड़ गए। क्या कहना चाहेंगे? हम तीनों से बातचीत करते हैं। निखिल बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार था। देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं AIEEE और IIT एग्जाम दोनों में उसने उत्तीर्ण प्राप्त किया और इसी के रहते हुए उनको दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि देश की टॉप 7 कॉलेज में इसका नाम है, वहाँ इसका 2010 में अच्छा पैकेज था। उस पैकेज को उन्होंने छोड़ दिया और उनको मन में था कि कुछ मैं अपना जो है कला अंदर है उसको आगे बाहर निकालो। इस मद्देनजर रखते हुए उन्होंने देश की प्रतिष्ठित SRFTI सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट से एडिटिंग का कोर्स किया और आज जो है मुंबई के अंदर अच्छे स्टूडियो नेटफ्लिक्स, जार प्रोडक्शन, रेड चिल्ली, उन अच्छे स्टूडियो में उन्होंने एडिटिंग का कार्य किया। हाल ही में उन्होंने रंगबाज 3 सीजन, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसमें थी, और ये अपने आलिया भट्ट की डार्लिंग, जिसके अंदर उन्होंने एसोसिएट एडिटिंग का भी कार्य किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका नाम जो है आगे बढ़ता रहे और जो फिल्म का जो फेस्ट होता है उसके अंदर इनका नाम जो है पुरस्कार के अंदर हो ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे बच्चे का नाम अखबार में देखा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे हमारा मतलब घर का या पीछे हमारे परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म सिटी से, इंडस्ट्री से, लेकिन इसकी लगन, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, आज इसका आत्मविश्वास, इसका टारगेट लेके चलना शुरू से ही था, उसको उसने हासिल किया। मुझे बहुत खुशी है। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, बहुत पूर्वजों का, दादा दादी जी का, नानी जी का, सबका आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस बच्चा। थैंक यू सो मच। मैं ममता, निखिल की वाइफ। मैं एक फैशन प्रोफेशनल हूँ और करेंटली हम बहुत ही हैप्पी हैं। निखिल के सारे अचीवमेंट्स हैं, मम्मी पापा ने ऑलरेडी उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स आप लोग को बताए। और एक्चुअली निखिल का जो काम है वो मेंटली बहुत ही ड्रेनिंग है, बट हमेशा वो फैमिली और काम के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम रियली अ प्राउड वाइफ। ही इज़ अ गुड हस्बैंड एंड अ गुड फादर। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे जोधपुर के टैलेंट को आप लोगों ने इतना आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया है। निखिल जी, आपका ये जो पहला कोई फिल्म या टीवी सीरियल या वेब सीरीज, वो पहला क्या था जब आपने मुख्य धारा में प्रवेश किया?
तो मुख्य धारा में मेरा प्रवेश झूठ से शुरू हुआ है। झूठ से? तो अजय सर और नितेश भाटिया सर अगर ये देख रहे होंगे तो उनको भी आज पहली बार पता चलेगा। मतलब मैं दिल्ली कोलकाता से मैं दिल्ली चला आया था और अपना वहाँ पे कॉर्पोरेट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा था, पर हमेशा से मन था ऑब्वियसली फिल्म बनाने का, फिल्म करने का। तो इधर जब मैं आया तो शुरुआत में मुझे काम जो मिल रहा था जो मैं चाह नहीं रहा था, मुझे मेन कोर हार्डकोर बॉलीवुड फिल्म में करना था। बट वो आप किसी को बोले कि हम नौसिखी हैं, आज तक कुछ किया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहीं 10 दिन के लिए सिर्फ एक और दूसरे एडिटर की जगह पे काम किया था। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर लूँगा। तो मैंने बस उनको ये जो फाइनल कॉल जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें मैंने ये बोला कि मैंने वो पूरा फिल्म किया है, जबकि मैंने सिर्फ 10 ही दिन वहाँ पे काम। बढ़िया, ये तो हेल्दी झूठ रहा आपका, वो भी खुश होंगे। अब वो खुश हैं क्योंकि वो जब शुरू किया तो अब मुझे घुसना था, आता भी था काम, पर किया नहीं था। तो उसको प्रूव करने का एक ही तरीका, जब तक करूँगा नहीं तब तक प्रूव होगा नहीं। तो किया और हो गया। बीइंग एडिटर, आप किसी फिल्म या और टीवी सीरियल या इनसे जो है वो एक प्रोसेस होती है, जैसे डायरेक्टर ने तो आपको स्टोरी लाइन पे या उस पे किया, अब जैसे गीतकार भी चाहेगा कि मेरे गीत में इस तरह से हो, म्यूजिशियन भी चाहेंगे, या ये सब होता है क्या उसमें, या फाइनल डायरेक्टर को वो अपने सजेशन दे देते हैं? डायरेक्टर फाइनल अथॉरिटी होता है क्योंकि उसी की आवाज़ है। सब लोग जैसे अभी राइटर से शुरू करेंगे तो राइटर अपने पेपर पे लिखता है, उसका एक वो फ्री है, उसकी जिम्मेदारी हालांकि वहाँ ख़त्म नहीं होती, फिर भी एक तरह से काफ़ी इंडस्ट्री में देखा जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। सब जगह नहीं पर काफ़ी जगह पे ख़त्म हो जाती है, पर वो सिर्फ पेपर पे है, उसको पूरा इमेजिन करना वो डायरेक्टर का है। तो उसमें सब बाकी जो डीओपी हो गया, कैमरामैन, संगीतकार, सब लोग सहयोग देते हैं डायरेक्टर को और एक फिल्म बनाने में। तो वैसा तो अब अभी तक जैसे आपने इतना काम किया है एडिटिंग के फिल्म में, आई थिंक कितना कर लिया आपने अभी तक फिल्म और ओटीटी वगैरह? एज मेन एडिटर 4 प्रोजेक्ट्स और एसोसिएट एडिटर फुल लेंथ फिल्म के, हाँ, फुल फिल्म्स एंड वेब सीरीज मिलाकर भी। आज की डेट में वेब सीरीज और फिल्म्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब उसी युद्ध स्तर पे ही कार्य होता है। एडिटिंग का सेम है, शूटिंग में सेम है, इवन जो टेक्नीशियंस हैं वो सेम है, एक्टर्स जो हैं वो बड़ी फिल्म में भी वही एक्टर्स। बल्कि ओटीटी में मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि लिबर्टी ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि टाइमिंग उसका जो है, तो हर किरदार को समय ज़्यादा मिलता है, तो लेखक भी उस किरदार को और अच्छे से लिखता है। अब मैं इसको और अपने एडिटिंग टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। हम जब अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं उसमें जो जिस पे सब कुछ जुड़ता है उसका नाम होता है टाइमलाइन। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग टाइम के साथ खेलते हैं, तो जितना टाइम जिस कैरेक्टर को देंगे तो एक समय के बाद अगर मान लो उस कैरेक्टर की मौत हो जाती है तो ज़्यादा दुख होगा, या उसके साथ अच्छा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि जो हमारा जीवन में भी हम लोग जो एक्सपीरियंस लेते हैं, हमारी मेमोरी में जिसके लिए ज़्यादा जगह होती है, जो चीज़ें हम ज़्यादा याद रखते हैं, उसके साथ कुछ होता है तो हमको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो वही हमारी टाइमलाइन में जिसको ज़्यादा समय मिलेगा उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो कहानी में अलग अलग किरदारों को, अब पहले तो सिर्फ हीरो हीरोइन को ज़्यादा मिलता था, अब जो छोटे कैरेक्टर्स हैं उनको भी काफ़ी कहानी को पूरे सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ जब होता है तो ज़्यादा ऑडियंस को चुभता है। आपने जैसे टाइमलाइन की बात की और जैसे ये कहा कि कभी कभी इमोशनल जो एक दर्शक जुड़ जाते हैं तो कभी कभी वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है जो काफ़ी बार न्यूज़ में भी आया है। शोले फिल्म के 2 एंड शूट किए गए थे। जो पहला शूट था उसमें लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और फिर वापस उसको शूट किया गया और दोनों का डिफरेंस, इस तरह का भी कोई वाक़े आपके सामने आते हैं या मतलब ऐसा, या कभी एडिटर बताता है कि हाँ वो होता है, वो बिल्कुल होता है कि जैसे मतलब हर इनफैक्ट मेरी किस्मत अच्छी कह दो या खराब कह दो, मेरे तो सब प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा ज़रूर हुआ है कि सब कुछ शूट हुआ है, उसके बाद में 2-3 दिन का शूट फिर से हुआ है और वो
इसलिए भी होता है कि जो पेपर पे होता है और जो शूट होता है वो कभी सेम नहीं हो सकता, हमेशा दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो जब एडिट टेबल पे दिख जाता है तो एक डिसीजन और प्रोड्यूसर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि चलो इसमें 2 सीन और ये डालेंगे तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, तो वो भी विलिंग हो जाता है उसमें और इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप पहले एडवांस तैयार रखते हैं कि शायद इनसे वो कन्विंस हो जाएंगे, ये सीन मैं यहाँ सेट करता हूँ। बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, हम वो भी करते हैं। इनफैक्ट पेपर उस पर चलते हुए ब्लैक स्क्रीन पे लिख देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ अगर आ जाए, तो जब वो देखते हैं तो खुद वो समझ जाते हैं। मतलब ये हमको बोलना नहीं पड़ता है, ये कला ऐसी चीज़ ही है कि वो खुद बोलती है, तो वो समझ में आ जाता है। बट जब तक हम करके दिखाएंगे नहीं उनको, तब तक उनको नहीं आएगा समझ। नहीं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। कई डायरेक्टर हैं हमारे साथ आ गए हैं, जो नितिन बैद साहब, जिन्होंने गली बॉय, मसान, राजी और डार्लिंग्स फिल्म्स का सर डायरेक्शन किया है, एडिटिंग किया है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है नितिन जी, और हमारे साथ हैं निखिल जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने राजी, मसान, गली बॉय, ट्रैप्ड, 83, इत्तेफाक, लव हॉस्टल और अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई फिल्म डार्लिंग्स और भी काफ़ी सारी फिल्मों का संपादन किया है। फिल्म संपादन वो अद्भुत कला है जो पर्दे के पीछे छुपी है, पर वो महत्वपूर्ण कार्य है जहाँ फिल्म के सारे धागे जुड़ते हैं। अगर साधारण भाषा में अगर समझाऊँ तो हर फिल्म के 4 भाग होते हैं। पहला स्क्रिप्ट, कहानी का लेखन, दूसरा प्री प्रोडक्शन, पूर्ण निर्माण। यहाँ पर कहानी के सारे पात्र डिसाइड होते हैं, कौन क्या रोल प्ले करेगा और किसके लिए कौन क्या रोल प्ले करेगा, एज एन एक्टर, एडिटर, फिल्म मेकर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, छायांकन, फिल्म संपादन, सारे रोल्स जो यहाँ पर होते हैं इस प्रोसेस में डिसाइड होते हैं। कहाँ शूट होगी, कहाँ लोकेशन होगा, क्या होगा, ये इस प्रोसेस में होता है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन निर्माण इज़ जहाँ पर पूर्ण निर्माण में जो सारे डिसीजन है, अब आपको फाइनली आप शूट शुरू करते हैं, छायांकन शुरू होती है, आप सारे एक्टर्स, सारे कॉस्ट्यूम, सारा मेकअप आपके साथ में एक बार होता है। आजकल कोई भी फिल्म की छायांकन होती है तो कम से कम 100 से 200 घंटे का फुटेज आपको मिलता ही है, और ये हिस्सा शूट होता है, हर एक फिल्म का हिस्सा शूट होता है। तब जरूरत पड़ती है कि सारी वीडियो को जोड़ने के लिए एक कलाकार की जरूरत पड़े, वहाँ पर आता है फिल्म संपादक। फिल्म संपादक का कार्य ये होता है कि घंटों भर की फिल्म के छायांकन को काट के 2 से 3 घंटे में सम्मिलित करना। 4 घंटे भी हो सकते हैं, 5 घंटे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फिल्म। हर एक फिल्म जब कहानी में लिखी जाती है उसका एक अपना रिदम होता है, अपना एक पेस होता है, और वहाँ पर समझना होता है, फिल्म संपादक का काम होता है कि ये फिल्म 2 घंटे से ज़्यादा डिज़र्व नहीं करती, या ये फिल्म 2 घंटे से ज़्यादा, जैसे एक छोटी सी रील भी बनाते हैं तो वो कितनी डिज़र्व करती है, क्या बनाती है। 1 मिनट की रील है, क्योंकि आप 1 मिनट की रील देख रहे हैं, उसमें जो सही मात्रा में ड्यूरेशन रहती है उसीलिए आप उसको देखते हैं। तो वो फिल्म संपादक का काम रहता है कि कार्य होता है कि घंटों भर की फिल्म के छायांकन को काट के 2 से 3 घंटों में सम्मिलित करना। और आप ये सोच रहे होंगे कि कहानी तो लिखी है फिर तो काफ़ी आसान होगा, पर कहानी लिखी और छायांकन एकदम समानता लाना बहुत मुश्किल है छायांकन में, और मुश्किल को यहीं पर सॉल्यूशन लेके आते हैं जो फिल्म संपादक होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि फिल्म की जो नींव और जो फिल्म एक्चुअली कहना चाहती है उसे सबसे बढ़िया तरीके से कैसे कहा जाए कि दर्शकों को घंटों भर बांध के रखे। संपादन का हर कदम एक साइकेट्रिस्ट की तरह दर्शक की सोच के अपने हाथों में बांध के रखने की कोशिश होती है, और यही अच्छे संपादक की अद्भुत कला है। निखिल परिहार मेरे एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं, और मेरी आखिरी 2 फिल्मों में उन्होंने साथ में मेरा सहयोग दिया है। लव हॉस्टल और डार्लिंग्स दोनों में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा है। उनकी कहानी पर एक उम्दा पकड़ है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। एक संपादक फिल्म को सबसे ज़्यादा बार देखता है और कहीं ना कहीं अपनी वास्तुनिष्ठता खो बैठता है, इसलिए अच्छे सहयोगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो हमेशा कहानी में नई प्रकाश लेके आए, और निखिल मेरे लिए वो सहयोगी है। और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं उनके साथ और भी कोई प्रोजेक्ट्स में साथ में काम करें, और मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि उनके साथ में आगे फ्यूचर में भी काम करने का। नमस्कार। थैंक यू सर। निखिल जी,
जो टूल्स होते हैं एडिटिंग के, वो टूल्स सब चूँकि आपने जैसा बताया कि कई बार बहुत सारे सीन इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें से एडिट करना होता है। तो पहले टूल्स जो है वो सपोर्ट नहीं करते थे, जहाँ तक हमने सुना। हालांकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, तो वो सपोर्ट भी नहीं करते थे, हैंग होने का ज़्यादा उनका रहता था। आजकल कुछ एक नया ऐसा आ गया है जो, जहाँ तक हमने सुना है, CP10, तो उसमें हैंग का और ये सारी चीज़ें उससे थोड़ा अवॉइड हो गया है। क्या ऐसा है? मतलब टेक्निकली एडवांस तो हुआ एडिटिंग। इनफैक्ट ये डिजिटल से पहले तो लोग रील पे करते थे, वो मूवी वाला स्टीनबैग। सत्यजीत रे का एक खास बात ये है कि हम लोगों को स्टीनबैग भी सिखाया गया, जो बहुत पुराना है। कितना ये उसकी अवधि क्या थी आपके कोर्स की? 3 साल की होती है, पर जनरली ये कोर्स जो है वो 4 साल चल जाते हैं। इंटर्नशिप की तरह सब। हाँ, मतलब इसमें तो काफ़ी सारे होते हैं प्रॉब्लम्स, क्या कह दो, जो भी इश्यूज। तो काफ़ी डीपली आपने स्टडी की है। तो पहले 1 साल हमको स्टीनबैग पे ही सिखाया गया। तो अब ये जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो अच्छा है या बुरा, ये अपने आप में बहुत बड़ा, अगर आप पढ़ेंगे गूगल पे कहीं पे भी जाएंगे तो देखेंगे बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है। अच्छी बात ये है कि ना, पहले जो चीज़ नहीं कर सकते थे, जैसे पहले अभी एक रील ड्रम भी जो आता था वो 10-11 मिनट से ज़्यादा आप शूट नहीं कर सकते। एक बार कैमरा ऑन करेंगे तो 11 मिनट से ज़्यादा शूट नहीं कर सकते। तो कई सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज या अभी इवेंट आप स्टेज पे कवर कर रहे हैं, तो 11 मिनट के बाद तो आपको कैमरा बंद ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डिजिटल आपको ये अलाउ करता है। तो ये प्लस पॉइंट ही। नेगेटिव कैसे बन जाता है कि अब कि जब इतना सब कुछ हम उसको 10 मिनट में कैसे समेटे? नहीं, मेरा कहना होता कि वो शूटिंग जब आप कर सकते हैं इतनी सारी, तो लोग बहुत शूट करने लग गए। जो चीज़ पहले लोग संभाल के 4-5 मिनट में ख़त्म कर देते थे, अब वो 4 से 5 घंटे भी ले रहे हैं। तो ये प्लस भी है, नेगेटिव भी है। तो टेक्निकली वो आजकल जैसे आईफोन वगैरह में भी आ गया, और लोग इस तरह मोबाइल का भी यूज कह सकते हैं, मिसयूज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो मोबाइल और वो जो फॉर्मेट है, ये भी एक, अब देखें आप तो मोबाइल पे भी एडिटिंग हाँ बिल्कुल। ये वो अपने अभिनव कश्यप या अनुराग कश्यप जो हैं, वो तो आईफोन पे कई बड़ी फिल्म बना लेते हैं। तो वो प्लस पॉइंट है डिजिटल का। पहले नहीं हो सकता था। पहले होने के लिए मतलब अभी जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एक छोटा एग्जांपल, अगर डॉक्यूमेंट्री शूट करते थे पहले, तो इतना बड़ा कैमरा, उसके साथ एक असिस्टेंट, वो कैमरा उठा के लेके आ रहा है, तो तब तक जब डॉक्यूमेंट्री में जो रियल कैरेक्टर है वो तो डर जाएगा या कुछ और खो जाएगा। अभी बहुत दूर से आप बैठ के लेंस से रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगले आर्टिस्ट को बिना डिस्टर्ब। तो ये प्लस पॉइंट्स भी हैं। हाँ, ये बिल्कुल प्लस पॉइंट है, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्री के भी ऐसे कैमरे आते थे जिन्हें देख के डर लगता था। निखिल जी, चूँकि आपके अंदर एक टैलेंट है स्टोरी राइटिंग का भी, और डायरेक्शन तो एडिटर को वैसे ही आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, तो क्या आपको ऐसी इमेजिनेशन है कि मैं अपनी स्टोरी लिखूं और अपनी स्टोरी पे फिल्म बनाऊं, डायरेक्शन करूं? अब हर फिल्म मेकर के दिल में किसी एक कोने में भले वो बोले ना बोले, ज़रूर इच्छा होती है कि वो अपनी बोले। पर हाल फिलहाल मैं अपने आप को 5 साल तो इंडस्ट्री का एडिटर ही देखता हूँ, और कोशिश यही रहेगी कि मैं बहुत अपने ही इस एडिटिंग के काम को और निखार लाऊं और ऊपर तक जाऊं। पर दिल में है कि कभी एक कहानी लिखी जाए और एक नहीं, बिल्कुल वो उससे इनकार किया नहीं जा सकता। तो अगर बहुत से टैलेंटेड लोग हमारे आसपास बिखरे हुए हैं, जैसे हर छोटे शहर में, बड़े शहर में, जैसे आप भी जोधपुर से गए हैं, तो लेकिन रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल होता है। टैलेंट बहुत है, अच्छा टैलेंट है, तो कैसे रास्ता बने? और दूसरा, जैसे एडिटिंग के फील्ड की एक कल्पना आम तौर पे कम होती है, बट अब जैसे आपको सुनेंगे लोग, और अब पढ़ते भी हैं एडिटिंग के बारे में, और कई बार पूरी की पूरी फिल्म जो एक एडिटर का अगर सही काम ना हो तो पूरी फिल्म में बर्बाद भी हो जाती है, ऐसा भी देखा गया।
कई बार ऑडियंस से हमने सुना है कि यार फिल्म तो बड़ी अच्छी थी, स्टोरी भी अच्छी थी, बट एडिटिंग का मज़ा नहीं आया। तो ऐसे लोगों को जो एडिटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा एडिटिंग बहुत ही मज़ेदार फील्ड है। आप अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। तैयारी वाइज मैं कहूँगा कि 2 हिस्से हैं एडिटिंग के, एक तो है टेक्निकल और दूसरा है आर्ट। तो पहले आप टेक्निकली पूरा अपने आप को सॉलिड कर लें कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि आप टेक्निक में फंस जाएंगे तो आर्ट कैसे करेंगे। आपका इतना कमांड हो जाना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर पे या अपने टेक्निक्स के ऊपर कि वो आपको देखना ना पड़े, फिर आर्ट फॉर्म आने लगेगा। उसके बाद में जो रास्ता है स्ट्रगल कह दो या ऊपर जाने का, वो सबकी जर्नी अपनी अपनी होगी। पर ये ज़रूर है कि एडिटिंग एक ऐसा फील्ड है कि आप टेक्निकली अगर आप आ गए हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल तक तो आप चले ही जाएंगे। आपके स्ट्रगल का ट्रैक थोड़ा कम हो जाएगा जरूर। और आपको मज़ा भी आएगा जब उस जोन, जैसे वही संगीतकार, जब म्यूजिक और एडिटिंग एक तरह काफ़ी हद तक सेम है। अगर संगीतकार जब अपने धुन में चला जाता है तो वो जो ट्रांस कहते हैं, वो ट्रांस सेम एडिटिंग में भी मिलता है। तो बस उस माहौल, एक टाइम लगता है कंप्यूटर के आगे बैठ के पूरा टेक्निक सीखने के बाद, फिर वो म्यूज़िक की तरह ट्रांस ही है। तो अगर आपको आर्ट फॉर्म पसंद है, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली एडिटर बन सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा आपने रास्ता बताया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकुर जी। अंकुर आपके ब्रदर हैं, है ना अंकुर? और ब्रदर बड़े हैं आपके, छोटे ब्रदर हैं। हमने अंकुर जी को कॉल किया है। वेलकम अंकुर जी। और क्या भाई साहब जो काम कर रहे हैं आपको प्राउड फील होता है, क्या कहना चाहेंगे? बचपन से ही उसकी क्रिएटिव स्किल्स और मेहनत तो हमने देखी, और वो आज उसी से सक्सेसफुल फिल्म एडिटर है और आगे बहुत कुछ बड़े आयाम और हासिल करने ही वाला है। वैसे एक फ़िल्म बनाने के लिए एक डायरेक्टर, राइटर और एडिटर को कुछ महीनों की मेहनत लगती है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सालों की बड़ी तपस्या होती है। और हमने हमारे भाई के थ्रू ये देखा भी है कि वो तपस्या, स्ट्रगल कितना मुश्किल होता है एक ड्रीम को पाने के लिए। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने ये देखा कि उसने कला की साधना कितनी मुश्किल से और कितने अच्छे से की है। तो इसी से हम श्योर हैं कि आने वाली फिल्म्स, बड़ी सुपर हिट फिल्म्स, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, उसमें एडिटर निखिल परिहार का नाम हम देखेंगे और हमारा परिवार और जोधपुर प्राउड फील करेगा। थैंक यू अंकुर जी। इसकी जब आप एडिटिंग करते हैं तो नेचुरली एक समय सीमा जो है, एक व्यक्ति की समय सीमा, तो क्या वो समय सीमा होती है या उसको क्रॉस करना पड़ता है, या काम में जैसे डूब गए तो कई बार उसकी लिमिट भी नहीं रहती? क्या ओवरऑल क्या इसका परिवेश क्या रहता है? हाँ, मतलब जैसे अब मेरा ये जो प्रोजेक्ट है रंगबाज, जो मैंने अभी लेटेस्ट में किया, तो उसके दौरान ही मेरी बेबी भी बॉर्न हुई। वाह। वो शी इज़ 6 months ओल्ड ओनली। तो दो मन में मतलब दो दुविधा थी कि नेचुरल एक व्यक्ति तो कहीं ना कहीं मतलब ये सफर भी करता है और तो समय उधर भी देना है, इधर भी देना है। पर एक सुकून है था कि मतलब घर पे है तो पापा मम्मी सब केयर कर रहे हैं, बट स्टिल आपका परिवार पूरा सपोर्ट करता है, वो तो हम देख रहे हैं। पर जब उस काम में वो सब होते हुए भी, जब उस काम में मैं धुन में चला जाता था तो मुझे कुछ और नहीं दिखता था। तो वो कहीं ना कहीं घर पे क्लैश करता है कि ये तो घर पे आके भी धुन में रहते हैं। नहीं, घर आके ये हो है कि घर छोड़ के आते हैं, शिफ्ट हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। वो करना जरूरी है किसी भी आर्ट फॉर्म में या नॉर्मल वर्क में भी। ऑफिस घर अलग होना चाहिए, घर अलग होना चाहिए। पर मेरा कहने का ये मतलब था कि कितनी भी तकलीफ हो या कितना भी अच्छा लग रहा हो, हर चीज़ से आप हट के उस काम में किसी भी आर्ट फॉर्म में धुन में घुस सकते हो। इसीलिए तो आर्ट है, मतलब कनेक्शन कहीं और चला जाता है। इसलिए तो जैसे अब तो डायरेक्टर से आपकी ट्यूनिंग हो गई होगी, कभी कभी आप काम पे बैठने से पहले कह सकते हैं कि आज मेरी ये लिमिट है और मुझे अपने परिवार को
बिल्कुल, तो सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल तो मतलब अभी तो दोस्ती, ये काम ऐसा है कि दोस्ती से ही हो सकता है। तो उनके घर पे जाना आना, उनका मेरे घर पे जाना आना, वो सब भी है। वो तो सब एक साथ अब वो ऐसा इवन प्रोड्यूसर के साथ में भी काफ़ी अच्छे, अजय सर काफ़ी मतलब अजय सर की भी अगर आप कहानी सुनेंगे कभी तो मतलब वो भी 17 साल की उम्र में सब छोड़ के आके जर्नी उन्होंने किया, तो वो सब ये देखे हुए हैं। उनको भी पता है कि ये लाइन में फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, टाइम सब काम को देना और फैमिली देना से ही आगे बढ़ता है आदमी, वरना खो जाता है। चूँकि आप इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में और इन सब से जुड़े हैं, तो एक ग्लैमर आसपास नाचता है। हाँ। और मेरी काफ़ी इंडस्ट्री के कलाकारों से मुलाकात हुई है, तो कभी कभी उनके आसपास के लोग भी ये चाहते हैं कि हमें फलाना हीरो से मिलना है, हीरोइन से मिलना है, या हमारे पसंदीदा आर्टिस्ट से मिलना है। तो इस तरह की भी आपके पास आती है कुछ फ्लिक आते हैं? ये सच्चाई ये है कि मैं ग्लैमर से अट्रैक्ट नहीं होता। मेरे लिए जैसे आप तो नहीं होते, आपके आसपास के लोग होते हैं। बिल्कुल, जैसे क्या हमें दिखाओ, उनसे मिलवाओ। बिल्कुल, वो तो रिक्वेस्ट हमेशा रहती है। मतलब मेरे को याद है कि एक स्क्रीनिंग के लिए मैं आलिया भट्ट के घर पे गया था, तो वो मेरे लिए कुछ आपके लिए खास ऐसा, मतलब मेरे को ऐसा अट्रैक्शन नहीं था, पर ये बात ज़्यादा चर्चित हुई मेरे घर में कि आलिया भट्ट के घर जाए हैं। तो ये है, बिल्कुल है, और मैं समझता हूँ। इसलिए मैं जो एडिटर जो बनना चाहते हैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आप वो सोच के आना चाहते हैं एडिटिंग, तो वो नहीं है, तो ना है, क्योंकि वो एडिटिंग के अंदर आपको ये सब इन एक्टर्स लोगों से इंटरेक्शन करने का बहुत रेयरली मौका मिलेगा। पर अगर आप सही में कला, फिल्म की एक्चुअल कला को समझना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो आए। निखिल जी, देखिए आपके वाकई बहुत प्यार करते हैं, और आपके जो चाचा हैं राजेश जी, वो तो हमारे मित्र भी हैं और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं। साउंड पे उनका कमांड है और बहुत सारी चीज़ों पे, और एज ए सहज डाउन टू अर्थ भी हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था, और एक आपके हमने नाना श्री से भी रिक्वेस्ट किया था, प्रेम सुख जी गहलोत साहब से, तो वो दोनों हमसे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका, और नाना श्री को हम प्रणाम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि हमारा परिवार हमेशा से ही संगीत कला की सेवा करता आया है, और इसी को निखिल ने आगे बढ़ाया, इसी को आगे ले जाने का कार्य किया इसने। इसको बचपन से ही कुछ कर गुजरने का शौक, जुनून कूट कूट कर भरा हुआ था इसके अंदर। इसीलिए इसने अपने शहर को छोड़कर माया नगरी मुंबई में कदम रखा और अपने कैरियर की शुरुआत की। पर वहां रहकर भी इसने अपने शहर की संस्कृति और संस्कार को नहीं छोड़ा। मैं परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि खूब मेहनत करे, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन करे। मेरी परमपिता परमेश्वर से यही दुआ है और इसके लिए यही आशीर्वाद है। नमस्कार। मेरा काम है कटिंग करना और कला बताना, और मेरा दो जगह काम ये है, कटिंग करना और लोगों को कला बताना। इस बच्चे ने बहुत संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि कलकत्ते के अंदर ये 5 साल रहा, दिल्ली में रहा, बहुत संघर्ष किया, और आज बड़ी खुशी की बात है कि इसने 5 साल पिछड़े के अंदर अपना आर्ट्स बताया, अपनी कला बताई, जोधपुर का नाम किया, जोधपुर सूर्य नगरी का नाम हुआ, क्या जोधपुर एक कलाकार पर्याय है। थैंक यू सर। निखिल जी, चूँकि घड़ी तो आप जानते हैं कि आप आउट ऑफ लिमिट काम कर लेते हैं, लेकिन हमारी तो एक लिमिट है छोटी सी दुनिया की। तो आप क्या सोचते हैं कि लोग जो आएँ वो क्या एक ही टारगेट बना के आएँ, या उनको सारे रास्ते वहाँ खुलते हैं, ये सब चीज़ें लेके आएँ? क्या सोच के इंडस्ट्री की तरफ आएँ? और
इंडस्ट्री में भी बहुत सेगमेंट्स है, अब क्या आप फील्ड चूज कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो सबसे कठिन अभिनेता का रोल है, क्योंकि अभिनेता में भी लोग जनरली क्या शाहरुख खान, आमिर खान बनना चाहते हैं, पर कोई नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी नहीं बनना चाहता है। तो मैं मुझे जो समझ में आती है कि ये अगर कला के पीछे भागेंगे तो कला से वापस मिलेगा, किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलेगा, पर ग्लैमर के पीछे भागेंगे तो अंधकार मिलेगा। तो मुंबई में बिल्कुल आए, पर सोच के आए कि आपको क्या क्लियर हो माइंड तो अच्छा है। हमारे राइजिंग सिटी के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि एक नई विधा, और उस विधा में हमारे जोधपुर का टैलेंट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में और OTT प्लेटफॉर्म पर इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे ही हैं लेकिन उनसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत अनुभव, बहुत ज्ञान की वृद्धि हमारे अंदर भी हुई है। तो हम जो एक छोटा सा काम करते हैं, और हमारे एडिटर हैं मुकेश परियार साहब, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, और सारी हमारी जो यूनिट है वो पूरी मेहनत करती है, और हम ये प्रेरणा ले रहे हैं निखिल जी से। और आपका बहुत बहुत आभार 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से। थैंक यू। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा घणी मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।